हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसका शीर्षक है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो ये परंपराएं कौन कौन सी हैं, इस सब के बारे में हम जानेंगे और इनमें क्या चेंजेज आया है, ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये जो लेसन है ये रिलेटेड रहेगा मोस्टली यूरोप में हुए चेंजेस से। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यूरोप में 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य में क्या क्या चेंजेज हुए हैं। अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ने लगी और उसके साथ साथ ही विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति का विकास हो गया। नगरों में रहने वाले लोग खुद को गांव के लोगों से भी ज़्यादा सभ्य समझने लगे। तो क्या हुआ कि जो नगर का विकास कैसे हुआ, जैसे कि माया सभ्यता में पढ़ा है कि मंदिर या हड़प्पा सभ्यता में कि मंदिरों के आसपास लोग अपनी चीज़ों को बेचने के लिए आने लगे और वहीं रहने लगे। तो इस तरह से नगर के आसपास से मंदिरों के आसपास से सभ्यता या संस्कृति का विकास होता गया। इसी तरह से शहर में भी वो जगह है या नगर वो जगह है जहाँ पे प्रत्येक अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए या खरीदने के लिए आते हैं। तो इस तरह से 14वीं सदी में ये विकास हुआ है और इस विकास के कारण ही यूरोप में चेंजेस हुए हैं। नगर कला दूसरा क्या है, नगर जो है कला और ज्ञान के भी केंद्र बनते जा रहे थे। फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए। अमीर और अमीर जात वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता बन जाते हैं। ठीक है, जो लेखक और कलाकार हैं उनको आश्रय देने वाला कौन है? अमीर लोग और अभिजात वर्ग के लोग। और धीरे धीरे क्या हुआ, मुद्रण का आविष्कार हुआ। दूर दराज नगरों या देश में छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित हुई तो लोग आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी व रोमन और प्राचीन दुनिया से करने लगे और अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपना धर्म भी चुन सकता था। अब चर्च को क्या माना गया है? पृथ्वी का केंद्र। और इन विश्वासों को वैज्ञानिकों ने क्या बताया? गलत। क्योंकि जैसे जैसे विकास करते गए लोग तो उन्हें समझ आ गया कि चर्च जो है वो पृथ्वी का केंद्र नहीं है और अब वैज्ञानिक सौरमंडल को भी समझने लगे थे। तो इस तरह से जो यूरोप में विकास हुए हैं और विकास के कारण वैज्ञानिक प्रगति हुई है और लोगों की समझ बढ़ी है। तो इस सब के बारे में जानने के मुख्य स्रोत क्या रहे हैं यूरोप के इतिहास के। तो जैसे कि अभी अभी हमने बात की है कि लेखक और जो भी कलाकार थे उनको आश्रय देने वाले लोग होते थे। तो उन लेखकों ने उन आश्रयदाताओं कौन होते थे? अमीर और अभिजात वर्ग के लोग अपने जो दस्तावेज लिख के या अपनी पुस्तकों की छपाई की, चित्र बनाए, मूर्तियाँ, भवन और वस्त्र, और यह यूरोप और अमेरिका के अभिलेखागारों, कला चित्रशालाओं और संग्रहालयों में सुरक्षित रखी हुई है। ये सारी चीज़ें जो पुरानी हैं, जैसे कि पुराने लेखकों द्वारा लिखी गई चीज़ें या छपी हुई पुस्तकें, चित्र, सिक्के, भवन, इस तरह से। अब पुनर्जागरण के बारे में बात करेंगे। तो पुनर्जागरण सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, पुनर्जागरण का क्या अर्थ है, जान लेते हैं इस वीडियो में। 19वीं सदी के इतिहासकार जो हैं वो क्या मानते हैं कि रेनेसां, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पुनर्जागरण को प्रयोग किया। उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को ही बताया गया है, यही पुनर्जागरण है। जैसे अभी हमने बात की थी कि लोगों ने जो चर्च को पृथ्वी का केंद्र मान रखा था, तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि चर्च जो है पृथ्वी का केंद्र नहीं है। तो यही संस्कृति के परिवर्तन रहे हैं। और 1860 में बर्कहार्ट है द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक में लोगों का ध्यान साहित्य, वास्तुकला और
चित्रकला की ओर आकर्षित करते हैं और बताते हैं कि इटली के नगरों में किस प्रकार एक मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। यह संस्कृति किस पे थी? एक नए विश्वास पे आधारित थी। और ये जो संस्कृति है बताती है कि मनुष्य अपने बारे में खुद निर्णय ले सकता है और अपनी दक्षता को आगे बढ़ा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? आधुनिक। और जबकि मध्यकालीन मानव पर किसका नियंत्रण माना गया है? चर्च का। यानी कि जो मध्यकाल का समय है उस पे नियंत्रण रहा है चर्च का। तो चर्च किससे रिलेटेड है? मध्यकालीन इतिहास का मध्यकालीन समय। तो ये मध्यकालीन समय रहा है जैसे कि 500 से 1500 ईस्वी के बीच में। तो अब इटली के इसी दौरान जो नए व्यक्ति नई सोच उभरी, तो इटली में नए नगरों का पुनरुत्थान हुआ है। तो कौन कौन से जो नगर हैं वो उत्पन्न हुए हैं या पनपे हैं? जैसे कि एक कमजोर देश होना और अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, इन्हीं परिवर्तनों ने इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता दी। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का जैसे ही पतन होता है तो इटली का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का भी पतन होता है। बाजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्ती जो बंदरगाह हैं पुनर्जीवित हो गए थे। 12वीं शताब्दी में रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ हुआ और इसके कारण ही पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। क्या हुआ है 12वीं सदी में? रेशम मार्ग से जब व्यापार शुरू होता है तो पश्चिमी यूरोप के देश भी इस व्यापार में शामिल हो पाए और इटली के नगरों ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। अब ये नगर क्या बन गए? एक शक्तिशाली साम्राज्य के अंग के रूप में नहीं बल्कि स्वतंत्र नगर राज्यों का समूह थे। और नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। इनमें से अधिकांश नगर जो हैं सर्वाधिक जीवंत शहर थे और वो कौन से थे? वेनिस और जिनेवा। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे जिन्हें नागरिकता की भावना पनपने लगी थी। तो इस तरह की भावना से पनपे विचार बढ़े तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि विश्वविद्यालय की बात की जाए तो कौन कौन से विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं? सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में 11वीं सदी में पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र रहे हैं। नगरों में प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य से संबंधित थे, इसलिए वकीलों और नोटरी की बहुत अधिक आवश्यकता थी। ये नियमों को लिखते थे, उनकी व्याख्या करते थे, समझौते तैयार, इसलिए कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय बन गया। मानवतावाद के बारे में कि वहाँ पे मानवतावाद के बारे में बहुत कुछ ये जानना बाकी कि हम सब केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते बल्कि नई संस्कृति को 19वीं सदी के इतिहासकारों ने इस मानवतावाद के नाम से परिभाषित किया है। 15वीं सदी के शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयोग होता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति शास्त्र का नीति दर्शन के विषय पढ़ाते थे। अब रेनेसां व्यक्ति किसे कहा जाएगा? इस शब्द का प्रयोग उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हो और अनेक हुनर में उसे महारत मिली हुई हो। पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग हुए, अनेक रुचियां रखते थे, कई कलाओं में कुशल थे। उदाहरण के लिए कि व्यक्ति विद्वान, कूटनीतिज्ञ, धर्म शास्त्रज्ञ और कलाकार भी वो हो सकता था। अब फ्लोरेंस विश्वविद्यालय 15वीं शताब्दी में ही फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो लोगों का बड़ा हाथ रहा है। दांते अलिघारी जो किसी धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंध नहीं रखते थे पर उन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पे ही चलाई थी। फिर है जोटो जिन्होंने जीते जागते रूप चित्र बनाए और उनके बनाए गए रूप चित्र पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं थे। इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली के सबसे प्रसिद्ध जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाना लगा और कलात्मक दृष्टियों के सर्जन का मुख्य केंद्र बन गया।
अब लेंगे इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। तो मानवतावादी जो दृष्टिकोण है वो कैसा रहा है। मानवतावादी ये समझते थे कि रोमन साम्राज्य जो है वो टूटने के बाद अंधकार युग शुरू हो जाता है, जिसे बाद में उन्हें पुनः स्थापित किया। मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी के शुरू में होने वाले काल के लिए किया है। मानवतावादी और बाद के विद्वानों द्वारा प्रयुक्त कालक्रम है 5 से 14 शताब्दी तक, ये जैसे मैंने अभी बताया है ये है मध्य युग। 5 से 9 शताब्दी तक अंधकार युग, 9 से 11 तक आरंभिक मध्य युग, फिर 11 से 14 तक उत्तर मध्य युग और 15वीं शताब्दी से ही आधुनिक युग की शुरुआत हो जाती है। हाल ही में अनेक इतिहासकारों ने इस काल विभाजन पर सवाल उठाया है। सांस्कृतिक समृद्धि और असमृद्धि के आधार पर मानकर किसी को भी अंधकार युग की संज्ञा देना अनुचित बताया है। अब विज्ञान और अरब जो दर्शन में अरबियों का योगदान है वो जान लेते हैं। तो 14वीं शताब्दी के अंत में क्या रहा है, अनेक विद्वान प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों से अनुवादों को पढ़ना शुरू कर दिया। अरब के अनुवादकों ने अनुवाद किया था। यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे। दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों का अनुवाद कर रहे थे। ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान, रसायन विज्ञान से जुड़े हुए थे। मुसलमान लेखकों जिन्होंने इतालवी दुनिया में ज्ञानी माना जाता था, अरबी के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा दार्शनिक इब्न सीना। अब आयुर्विज्ञान विश्वकोश का लेखक है अल राजी या रेजेस। स्पेन के अरबी दार्शनिक अब्रस ने दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनाव को सुलझाने की कोशिश की है। विश्वविद्यालयों में पाठ्यचर्या में मानवतावादी विषय भी धीरे धीरे स्कूलों में अब पढ़ाया जाने लगा। इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट की वीडियो में